आज हम कर रहे हैं उत्तक का लघुत्तरीय प्रश्न। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आपने अति लघु प्रश्न का उत्तर नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो में देख सकते हैं। चलिए आज हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है कि उत्तक क्या है। उत्तक क्या है? तो उत्तक समान उत्पत्ति व समान कार्य यानी फंक्शन करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। अर्थात एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर जब कोई विशेष कार्य करती है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। समझ में आ गई बात है ना। जैसे उदाहरण में अगर बोले तो उदाहरण के रूप में है कि पौधे में समाहन यानी वैस्कुलर बंडल जो होता है और जल एवं खाद्य क्या होता है? पदार्थों का परिवहन होता है। तो यह क्या होता है? मिल कर करता है ना। तो ये सब क्या हो गया? उत्तक हो गया। यानी जंतुओं में मांसपेशी उत्तक गति प्रदान करता है और तथा रक्त जो है उत्तक शरीर में पदार्थों का परिवहन करता है। तो यह सब जितने भी होती है सब क्या होता है? कोशिका मिल करके करता है। तो इसी कोशिका को जो मिल कर करता है समान संरचना का कार्य करता है, वही उसी को हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में उत्तकों की क्या उपयोगिता है। जो बहुकोशिकीय जीव होता है उसको उत्तक की क्या उपयोगिता होता है? बहुकोशिकीय क्या होता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुकोशिकीय जीवों में उत्तक अंगों की संरचना, शक्ति और गति प्रदान करते हैं। वे भोजन, जल, पोषक तत्वों का परिवहन करते हैं, अंगों की रक्षा और शरीर के कार्यों का समन्वयन करते हैं। यह जीवों को स्थिर और कार्य क्षमता बनाता है ना। कार्य क्षम बनाता है। ठीक है। तो यही बहुकोशिकीय में क्या है? उत्तकों की उपयोगिता होती है। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न कर रहा है कि विभेज्योतिकी उत्तक एवं अस्थायी उत्तक में क्या अंतर है ना। विभेज्योतिक उत्तक और अस्थायी उत्तक में क्या अंतर है? तो इसका सही उत्तर होगा कि विभेज्योतिक उत्तक की विशेषताएं लगातार विभाजित होती है ना, और होती रहती है। और कह रहा है कि नए उत्तक उत्पन्न होता है। मतलब ये जो विभेज्योतिक उत्तक होता है इसमें होता है नया उत्तक उत्पन्न होता रहता है, नया उत्तक बनते रहता है। जबकि अस्थायी उत्तक की कोशिकाएं क्या होती है? स्थिर होती है। बात समझ में आ गई है ना। वहीं अधिकांश विभाजन नहीं करती है और विशेष कार्यों के अनुकूलित होती है। जैसे उदाहरण, जड़ के शीर्ष पर विभेज्योतक और पत्तियों में अस्थायी उत्तक होता है। ठीक है। तो आई होप आपको विभेज्योतक उत्तक और अस्थायी उत्तक में अंतर समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों, मैं हूं आलोक सर और आप देख रहे हैं संस्कृति विद्या अकेडमी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, कह रहा है मृदुदक कहाँ पाया जाता है ना। मृदुदक कहाँ पाया जाता है? तो मृदुदक पौधे के पत्तियों, जड़ों और फल में पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं जीवित होती है और इसमें अंतरकोशिकीय स्थान होता है। यह उत्तक भोजन का निर्माण, भंडारण, परिवहन करता है ना। इसका उदाहरण पेरेनकाइमा है और क्लेरेनकाइमा है ना। तो ये मृदुदक उत्तक हो गया। अब चलिए 5वां नंबर प्रश्न है, कह रहा है स्थूल कोण उत्तक के किन्हीं दो कार्यों को लिखें। स्थूल कोण उत्तक पौधे को यांत्रिक सहारा और मजबूती प्रदान करता है और यह तना और पत्तियों को खड़ा रखता है। ठीक है। इसके अलावा यह झुकने और टूटने से भी क्या करता है? बचाता है और पौधों की संरचना को सुरक्षित रखता है। तो ये हो गया दो कार्य हो गए है ना, जो स्थूलक कोण के कार्य को बताता है। ठीक है। अब आगे समझिए। छठा नंबर प्रश्न करा कि सरल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। सरल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला मृदुदक, स्थूलक कोण और क्या होता है? दृढ़ उत्तक। 3 प्रकार का होता है। ठीक है। मृदुत्तक में कोशिकाएं जीवित और पतली होती है। वहीं स्थूलक कोण उत्तक में कठोर और मोटी भीति वाली कोशिकाएं होती है और दृढ़ उत्तक यांत्रिक सहारा देता है। तो ये होता है 3 प्रकार के सरल अस्थायी उत्तक। ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न, दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं क्यों मृत होती है? जो दृढ़ होता है कोशिका वो क्यों मृत कहलाती है? तो दृढ़ उत्तक की कोशिका में जीव द्रव समाप्त हो जाता है ना, और भित्तियां कठोर हो जाती है। इसीलिए ये कोशिकाएं मृत मानी जाती है। यह उत्तक पौधे को यांत्रिक सहारा, कठोरता और संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सभी प्रश्न। अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें जरूर, है ना। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि पौधों में दृढ़ उत्तक का क्या महत्व है ना। पौधे में दृढ़ उत्तक का क्या महत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, दृढ़ उत्तक पौधे को खड़ा और मजबूत बनाता है। यह तनों और पत्तियों को यांत्रिक सहारा देता है।
यह पौधों को झुकने, टूटने और बाहरी दबाव से बचाता है, इसलिए यह उत्तक पौधों के जीवन की क्षमता के महत्वपूर्ण है। ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न कि कॉर्क कोशिका का निर्माण कब होता है? कॉर्क कोशिका का निर्माण कब होता है? तो कॉर्क कोशिकाएं पौधे की तनों और जड़ों की बाहरी परत में बनती है। यह मृत कोशिकाओं से बनती है और लकड़ी की बाहरी परत को ढकती है। यह पौधों को पानी की कमी और संक्रमण से क्या करती है? बचाती है कॉर्क कोशिका। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि जाइलम और फ्लोएम को जटिल उत्तक क्यों कहा जाता है? जाइलम और फ्लोएम होता है, जो आपको हम बताए थे वीडियो में भी, है ना, तो ये कठिन जटिल क्यों होता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जाइलम और फ्लोएम दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर बनाती है। जाइलम और फ्लोएम होता है कितने प्रकार के? दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर बनाता है। और जाइलम में वाहिनिकाएं, चालनी नलिकाएं और पैरेन्काइमा होती है, और फ्लोएम में सह कोशिकाएं, पैरेन्काइमा और तंतु होते हैं, इसीलिए जटिल उत्तक इसे कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब समझिए आगे 11 नंबर क्वेश्चन करा कि जाइलम के प्रत्येक अवयव एक एक कार्य कर लिखें, है ना, एक एक कार्य लिखना है जाइलम के, है ना, तो एक एक कार्य क्या हो जाएगा? तो जाइलम के प्रत्येक अवयव कार्य के निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला हो गया आपका वाहिनिकाएं या ट्रेडिडेट्स। ये क्या होते हैं कि ये पौधे को यांत्रिक सहायता देते हैं, है ना, और जल को तने द्वारा जड़ से पत्तियों तक पहुंचाते हैं। कहां से? जड़ से क्या करता है? पत्तियां तक पहुंचाता है। इसका वाहिनिकाएं, जो ट्रेडिक्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वही वाहिकाएं होती है। ये भी जड़ से जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाती है। तीसरा इसमें है कि जाइलम तंतु, ये होता है क्या कि पौधे को यांत्रिक दृढ़ता यानी मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। वहीं जो जाइलम मृदुतक होता है, जिसको भोजन भंडारण का कार्य करता है और जल के परागमन में भी सहायता करता है। तो ये क्या हो गए? सभी का एक एक कार्य हो गए। अब 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फ्लोएम के प्रत्येक तत्व का एक एक कार्य लिखे, है ना। फ्लोएम के, तो फ्लोएम क्या होता है? इसके प्रत्येक कार्य है इस प्रकार से कि चालनी नलिकाएं, है ना, कहते हैं कि पत्तियों में तैयार भोजन को संचय अंगों तथा वृद्धि क्षेत्रों तक पहुंचाती है। दूसरा है संसह कोशिकाएं, तो ये होता है चालनी नलिकाओं से में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करती है। वहीं तीसरा है फ्लोएम तंतु, फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। और फ्लोएम मृदुतक, इसको इसमें क्या होता है कि इसमें भोजन संचित रहता है और ये भोज्य पदार्थ के संवहन में सहायता होती है। ठीक है, तो ये इसके फ्लोएम के एक एक कार्य हो गए। ठीक है। अब 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इपिथीलियम उत्तक के किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख करें। इपिथीलियम उत्तक के किन्हीं 3 कार्य क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके हैं इपिथीलियम, या इसको उपकला ही बोल सकते हैं, है ना। तो इसके 3 कार्य निम्न है। पहला है सुरक्षा देना, दूसरा है विशरण, श्रवण एवं अवशोषण में कार्य सहायता करना, और तीसरा हो गया आपका यांत्रिक अवलंबन देना, है ना। सुरक्षा देने का मतलब कह रहा है कि यह उत्तक अंगों की बाहरी परत बनाकर उसकी रक्षा करता है। और इसमें क्या है कि विशरण, श्रवण या अवशोषण सहायता में यह उत्तक पदार्थों के विशरण, श्रवण तथा अवशोषण में सहायता करता है। और यांत्रिक अवलंबन में क्या होता है कि कुछ स्थानों पर यह उत्तक अंगों को सहारा या अवलंबन प्रदान करता है ना। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि संयोजी उत्तक क्या है? संयोजी उत्तक क्या है? तो इसमें इसके 2 उदाहरण देना है। तो संयोजी उत्तक वह उत्तक जो विभिन्न अंगों और उत्तकों को आपस में जोड़ता है तथा उन्हें यांत्रिक अवलंबन यानी मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। इसमें क्या होता है कि इसमें कोशिकाएं कम और अंतरकोशिकीय पदार्थ मैट्रिक्स से अधिक होता है। ठीक है, इसके उदाहरण जैसे एरियोलर उत्तक हो गया और बसा संयोजी उत्तक या एडिपोज उत्तक इसके उदाहरण हो गए। ठीक है, अब आगे समझिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एरियोलर उत्तक के कार्यों को उल्लेख करें। एरियोलर उत्तक क्या होता है? तो इसका है एरियोलर उत्तक के कार्य कह रहा है कि यह त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा 2 मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। वहीं दूसरा इसका है कि विभिन्न आंतरिक संरचनाओं को ढीले रूप में बांधकर उन्हें अपने स्थान पर रखने में मदद करता है। ठीक है, वहीं 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि टेंडन और लिगामेंट में क्या अंतर है? टेंडन और लिगामेंट में क्या अंतर है? तो टेंडन जो होता है मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है, और लिगामेंट क्या होता है? अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। यहाँ क्या हो गया? मांसपेशियों को यहाँ अस्थि से जोड़ता है, पर यहाँ क्या? अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। दोनों यांत्रिक सहारा और स्थिरता प्रदान करते हैं, यही इसका मुख्य अंतर हो गया। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 17 नंबर प्रश्न है कि वसामय या एडिपोज उत्तक के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख करें। तो वसामय या एडिपोज उत्तक के 4 कार्य निम्न है। पहला है कि यह उत्तक संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है, जिसका उपयोग
आवश्यक होता है ना, आवश्यक समय के लिए होता है। और यह बाहरी चोटों में अंगों की रक्षा करता है। वहीं तीसरा कारक कि यह ऊतक तारोरोधक होने के कारण ठंड से शरीर को सुरक्षा करता है और इसलिए ठंडे प्रदेशों में जंतुओं के शरीर से यह ऊतक अधिक मात्रा में पाया जाता है ना। ठीक है, एडिपोज ऊतक। चौथा है कि इस ऊतक के अधिक मात्रा से संचय से शरीर मोटा हो जाता है। अगर इसका उपयोग ज्यादा करता है कोई व्यक्ति तो क्या हो जाता है, वो उसका शरीर मोटा हो जाता है। 18वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है। जो रक्त है उसको तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है। तो रक्त को तरल संयोजी ऊतक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शरीर के अंगों को आपस में जोड़ता है और आवश्यक पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। इसमें लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स में तैरते रहते हैं। रक्त ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन और हार्मोन्स जैसी चीजें पूरे शरीर में पहुंचाता है, इसलिए यह शरीर में जोड़ और परिवहन का काम करता है, इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, है ना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। आगे समझिए 19 नंबर प्रश्न कि लसिका क्या है। लसिका एक रंगहीन द्रव्य है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स नहीं होते हैं। इसमें रक्त की तुलना में कम मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस पाए जाते हैं, जबकि श्वेत कणिकाएं जो लिम्फोसाइट्स इसको बोलते हैं ना, तैरती रहती है। लसिका में पोषक तत्व और ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड एवं अपशिष्ट पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य हो गया लिम्फोसाइट द्वारा रोगाणुओं का भक्षण और उन्हें नष्ट कर शरीर की सुरक्षा करना होता है। वहीं दूसरा कार्य पोषक तत्वों का परिवहन करना होता है और शरीर के असंक्रमण तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, यानी इम्यून सिस्टम जिसको बोलते हैं हम यहाँ इंग्लिश में। अब 20 नंबर प्रश्न है करे कि ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियां क्या है। तो ऐच्छिक पेशियां कंकाल से जुड़ी रहती है और इसका संकुचन हमारी इच्छा से होता है। इन्हें रेखित पेशी भी कहते हैं। इसमें मायोफाइब्रिल पर गाढ़ी और हल्की पट्टियां होती है। ये बहुकेंद्रीय तत्वों से बनी होती है और बहु पैर गर्दन और पाई जाती है ना, गर्दन पाई में पाया जाता है। वहीं अनैच्छिक पेशियां क्या है, तो इसमें हमारी इच्छा के बिना संकुचित होती रहती है, बिना हमारे संकुचन के, है ना। इन्हें अरेखित पेशी कहते हैं क्योंकि इन पट्टियां नहीं होती है और ये एक केंद्रीय तंतु का या कोशिकाओं से बनी होती है। आहार नाल, रक्त वाहिनिकाएं और मूत्राशय में पाई जाती है। संक्षेप में कहें तो ऐच्छिक पेशियां पर इच्छा अनुसार नियंत्रण होता है, जबकि अनैच्छिक पेशियां स्वतः क्रियाशील होती है। ठीक है। अब है 21 नंबर प्रश्न कार्य कि रेखित पेशी को ऐच्छिक क्यों कहा जाता है। तो रेखित पेशी को ऐच्छिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका संकुचन और विश्राम हमारे इच्छा अनुसार नियंत्रित किया जाता है। यह पेशी कंकाल से जुड़ी होती है और इसे हमारी सोच या निर्णय के अनुसार चलाया जा सकता है, जैसे हाथ, है ना, हिलाना, पैर चलाना या वस्तु उठाना। इसलिए इसे ऐच्छिक पेशी यानी वॉलेटरी मसल कहा जाता है, वॉलेटरी मसल कहा जाता है। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तंत्रिका ऊतक के मुख्य कार्यों का उल्लेख करें। तो तंत्रिका ऊतक शरीर के मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य संवेदनाओं यानी स्टिमुलस का संचार करना है। यह ऊतक शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संदेश पहुंचाता है और तंत्रिका ऊतक मांसपेशियों को और अंगों को उत्तेजित करता है और शरीर के समन्वय बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। न्यूरॉन्स के माध्यम से आवेग एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक सिनेप्स के जरिए पहुंचता है और इसके अलावा यह शरीर की प्रतिक्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित जीवित प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करता है। तो इसका क्या हो गया, तंत्रिका ऊतक के मुख्य कार्य हो गए। तीसरे में प्रश्न कह रहा है कि तंत्रिका क्या है। तो तंत्रिका एक से अधिक तंत्रिका तंतु संयोजी ऊतक से घिरे रहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, तंत्रिका कहते हैं। तंत्रिका शरीर में संदेश और आवेगों का आदान प्रदान करती है और यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु से शरीर के अंगों तक संकेत पहुंचाती है और शरीर से प्राप्त संवेदनाओं को मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक ले जाती है, जिससे शरीर की गतिविधियां सुचारू रूप से क्या होती है, संचालित होती है। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक्सॉन और टेट्रॉइड्स के क्या कार्य हैं। तो टेट्रॉइड्स आवेग को साइटन, है ना, सेल बॉडी की ओर ले जाते हैं। ये छोटे छोटे शाखित तंतु होते हैं जो संवेदनाओं को न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं। एक्सॉन
लंबा तंत्रिका होता है ना, जो आवेगों को साइटन से शरीर के अन्य भागों तक या अन्य न्यूरॉन्स तक ले जाता है। इस प्रकार टेट्राइड्स आवेग अंदर लाते हैं और एक्सॉन जो होता है आवेग बाहर ले जाता है। ठीक है, तो दोनों के कार्य ये मुख्य रूप से हैं। अब हम प्यारे साथियों अगले वीडियो में करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। तो हम करेंगे अगले वीडियो में इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का, कि पौधे में सरल उत्तक जल उत्तक से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण सहित समझाएं। तो ये हम अगले वीडियो में इसको और भी अच्छे से समझा करके बताएंगे। अभी के लिए बहुत बहुत